मास वेलोसिटी, हाँ, है ना। मोमेंटम के बारे में, ठीक है। मोमेंटम, है ना, पी से हमने डिनोट किया था और हमने इसको बोला था कि क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी, और इसका हमने फार्मूला क्या बताया था, एम टाइम्स वी, ठीक है। बात समझ में आई। मोमेंटम का हमने फार्मूला क्या लिखा था, P इज इक्वल टू एम टाइम्स वी। वी क्या है, हमारा वेलोसिटी है, एंड एम क्या है, हमारा मास है, कोई भी ऑब्जेक्ट का जो भी मास है, ठीक है। तो बेसिकली मोमेंटम का क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका मास है और वो मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। बात समझ में आ गई, ठीक है। वो मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो इस ऑब्जेक्ट के लिए हम एक क्वांटिटी इवेल्युएट करते हैं और उसको हम बोलते हैं मोमेंटम। मोमेंटम हम क्या इवेल्युएट करते हैं, मास टाइम्स वेलोसिटी, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट का मास है उसके वेलोसिटी से उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो हमारा मोमेंटम हो जाता है, ठीक है। ये क्वांटिटी हम इवेल्युएट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए जो मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से, ठीक है। उस पर्टिकुलर वेलोसिटी है, जो भी वेलोसिटी हो, ठीक है, वेलोसिटी से हम मास को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एक क्वांटिटी आ जाएगी मोमेंटम, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैंने ये भी बताया था तुम लोगों को कि फोर्स का जो फार्मूला हमने लिखा था, m टाइम्स एक्सेलरेशन, ठीक है। हमने क्या किया था, मैंने ये बताया था, क्या कह रहे हो, अभी तुरंत, ओके। आवाज आ रही है साक्षी, यस सर। ओके। तो मैंने बताया था कि ये फार्मूला मैंने बताया था, ये न्यूटन्स का सेकेंड लॉ था। मैंने बताया था कि फोर्स इज इक्वल टू एम ए, यानी मास टाइम्स एक्सेलरेशन, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैंने बताया था कि फोर्स को मैंने, एक बार मैंने ये बताया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मैंने बताया था, ठीक है। ये डेफिनेशन हमारे जो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ, अगर तुम क्या कहते हैं स्टेटमेंट पढ़ोगे, ठीक है, तो यही चीज उसमें दिया रहता है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एक मतलब क्या कहते हैं, एक फ्रेज है, ठीक है। तो ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यही मोमेंटम होता है, ठीक है। मोमेंटम का जो चेंज होता है, ठीक है, उसको हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं, ठीक, तो वो हमारा फोर्स आ जाता है, ठीक है। यानी दो पॉइंट के बीच में हम मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं, ठीक, और उसको हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं। टाइम से डिवाइड कर देते हैं मतलब कि जो जितने टाइम में वो मोमेंटम चेंज हुआ है उस टाइम से हम डिवाइड कर देते हैं, तो वो हमारा फोर्स आ जाता है, ठीक है। अभी मैंने मैथ में ये वाला ये एक्सप्रेशन मैंने नहीं बताया है, ये डिफरेंशियल कैलकुलस का है, ठीक है। तो ये भी एक फार्मूला हम यूज करते हैं, ठीक, फोर्स के लिए, ठीक है, फोर्स, ठीक, dp बाई dt, ठीक। ये हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस का एक्सप्रेशन है। जब हम बताएंगे डिफरेंशियल कैलकुलस थोड़ा सा जब हम पढ़ाएंगे, ठीक है, तो इसको हम, ये सारी चीजें हम एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हम इस फार्मूले तक सीमित रहेंगे, ठीक है। तो हमको मोटा मोटा ये जानना है कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है। अगर मोमेंटम में चेंज हो रहा है, मोमेंटम में अगर चेंज हो रहा है तो समझ लो कि वहां पे कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है। मोटी मोटी बात हमको ये समझनी है, ठीक है। मोमेंटम में जब चेंज होगा तो कोई टाइम भी आएगा, है ना, किसी टाइम के, मतलब क्या कहते हैं, किसी टाइम में वो चेंज होगा, ठीक है। यस सर, दिख रहा है। हाँ, ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि जो फोर्स होता है, ठीक है, एक तो मैंने हमने ये जान लिया कि क्या कहते हैं, मास टाइम एक्सेलरेशन इसका फार्मूला होता है,
दूसरा हमारा क्या है कि जब मोमेंटम में चेंज होता है, कुछ चेंज होता है, तो वहां पे हमारा फोर्स आ जाता है। ठीक है, मोमेंटम में जो चेंज होगा उसको हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारा फोर्स आ जाएगा। ठीक है, ये दो चीजें, एक ये हमारा फार्मूला हो गया फोर्स का, और एक ये भी हम यूज करते हैं। ठीक है, dp बाई डी टी, ठीक है, या डेल्टा p बाई डी टी, डेल्टा t। ठीक है, मोटा मोटा हमको ये जानना है कि जहां पे भी मोमेंटम का चेंज होगा वहां पे फोर्स आएगा ही आएगा। ठीक है, ठीक। अब हमने ये देखा कि डेल्टा p डिवाइडेड बाई डेल्टा t इज फोर्स, यानी अगर कोई दो पॉइंट के बीच में, ठीक है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ठीक है, कोई मास यहां से मूव करके यहां तक पहुंचा है, यहां पे उसका मोमेंटम p1 था, यहां पे उसका मोमेंटम p2 हो गया। ठीक है, मान लो डेल्टा टाइम t टाइम में। ठीक है, p2 मोमेंटम कैसे हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आएगा। ठीक है, हमने पढ़ा था ना जब वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हम निकाल रहे थे, तो कोई एक पॉइंट पे अगर इसकी वेलोसिटी यहाँ पे v1 है, ठीक है, डेल्टा टाइम, डेल्टा t टाइम में उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, v2 हो गई, तो जैसे ही उसकी वेलोसिटी चेंज होगी तो उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि हम मोमेंटम क्या कैलकुलेट करते हैं, मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं वेलोसिटी को, तो जैसे ही हमारी वेलोसिटी चेंज होगी हमारा मोमेंटम चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब मोमेंटम जब चेंज हो जाएगा तो वहां पे हमारा क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ओके। अच्छा, एक चीज, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कॉन्सेप्ट कैसे आता है, क्यों आता है, कैसे आता है, ठीक है, वो हम देखते हैं कि अगर फोर्स जीरो है, ठीक है, मोमेंटम चेंज होता है तब होता है जब फोर्स कोई अप्लाई हो रहा हो तो। ठीक है, अगर वेलोसिटी है, ठीक है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी ये कहता है कि अगर किसी बॉडी पे अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो वो बॉडी उसी वेलोसिटी से या फिर जिस स्टेट में है उसी स्टेट में वो रहेगी। अगर वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो कोई बॉडी, तो उसी वेलोसिटी से वो मूव करता रहेगा। ठीक है, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। और अगर वो रेस्ट में है, स्टॉप्ड है, तो भी जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया जा रहा है तब तक वो स्टॉप में रहेगी। ठीक है, तो फोर्स एक इंपॉर्टेंट चीज है जब भी वेलोसिटी चेंज होती है। ठीक है, वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो ऐसे समझो कि कोई ना कोई फोर्स लग रहा है तभी हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, ओके। और अगर फोर्स जीरो है, अगर कोई फोर्स इस बॉडी पे, जो भी बॉडी यहाँ पे यहां से मूव कर रही है, अगर अगर फोर्स जीरो है, ठीक, तो हमारा वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। ठीक है, मोमेंटम हमारा सेम रहेगा और वेलोसिटी भी सेम रहेगी। कैसे? ठीक है, देखो यहाँ पे फोर्स जीरो है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, P2 बराबर P1। ठीक है, यानी जो P1 था वही P2 है। ठीक है, बात समझ में आई? ओके, ठीक है। एक चीज यहाँ पे नोट करने वाली बात है, ठीक है, जो ये फोर्स जीरो हो रहा है ना, अभी मैंने कहा कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, कभी कभी ये होता है कि मास भी चेंज हो जाता है। ठीक है, कोई बॉडी यहां से मूव कर रही है और दूसरे पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते उसका मास चेंज हो गया। ठीक है, उस केस में तुम्हारा मोमेंटम ही कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। ठीक है, तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हमारा मोमेंटम कंजर्व रहता है अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो। ठीक है, ओके, वेलोसिटी एंड मास के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। ठीक है, उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। अगर मास कम हो रहा है तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, अगर मास ज्यादा हो रहा है तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, मोमेंटम को कांस्टेंट रखने के लिए। बात समझ में आएगी? तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कॉन्सेप्ट है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो क्या है, इफ, ठीक है, क्या है, इफ
एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स इज 0, ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस बॉडी पे नहीं लग रहा है, ठीक है। हम जब एग्जांपल करेंगे, ठीक है, तो हम देखेंगे कि एक्सटर्नल फोर्स है क्या, कौन सी, किस केस में कौन सा एक्सटर्नल फोर्स हो रहा है, कौन सा इंटरनल फोर्स हो रहा है, इसके बारे में हम एग्जांपल जब हम करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 है तो क्या होगा, मोमेंटम, ठीक है, कांस्टेंट रहेगा, ठीक। कांस्टेंट रहने का मतलब कि कंजर्व रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। बात समझ में आ रही है? इसका यह मतलब हुआ कि दो पॉइंट के बीच में अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो मोमेंटम हमारा कंजर्व रहेगा, ठीक है, ठीक। अब देखो, जैसे मान लो यहां से कोई एक बॉडी मूव कर रही है, उसका मास m1 है, ठीक है, उसके वेलोसिटी v1 है, ठीक है, यहां तक वो मूव करके बॉडी आ गई है, ठीक है, उसका मास हो गया मान लो m2 और वेलोसिटी हो गई v2। इस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो यहां पे मोमेंटम कितना होगा, p1 कितना होगा, m1 टाइम्स v1, p2 कितना होगा, m2 टाइम्स v2, ठीक है। अगर इस बॉडी पे, इस बॉडी पे, ठीक है, जो है, अगर इस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, P1 बराबर P2 हो जाएगा, ठीक है, मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने अभी कुछ टाइम पहले मैंने बोला था कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी कांस्टेंट तब रहेगी जब मास कांस्टेंट रहेगा इस केस में, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा कि मास भी बदल जा रहा है, मास किस किस केस में बदल जाएगा वो हम देखेंगे कि कुछ कुछ ऐसे एग्जांपल्स होते हैं, कुछ ऐसे सिचुएशंस होती हैं जहां पे हमारा मास भी चेंज हो जाता है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमारा मास कांस्टेंट ही रहे, ठीक है। बल्कि ज्यादातर हम एग्जांपल इसी 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 चीज पे ही करेंगे कि क्या कहते हैं, हमारा क्या क्या है कि मास जो है चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि मोमेंटम जो है यहाँ पे कितना था और यहाँ पे कितना था, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो दोनों मोमेंटम बराबर हो जाएंगे, यानी इसका क्या मतलब हुआ कि जो m1 v1 का जो प्रोडक्ट है ये हमारा एक फार्मूला हो जाता है, ठीक है, ये हमारा बराबर रहेगा, ठीक है। और अगर मान लो इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होता, ठीक है, ठीक, मान लो यहां से पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे जाने में, ठीक है, इस बॉडी को डेल्टा टाइम टी लग रहा है, डेल्टा टी टाइम लग रहा है, और इस पे कोई फोर्स एफ लग रहा है, ठीक है, कोई फोर्स लग रहा है, तब क्या हो जाता, तब ये जो फोर्स होता है एफ बराबर क्या हो जाता, P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी हो जाता, ठीक है। अगर ये फोर्स हमारा 0 है तो, अगर हमारा एफ की वैल्यू अगर हमारे 0 है तो ये हमारा जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, डेल्टा टी, ये हमारा 0 हो जाएगा, और यहीं से ये फार्मूला निकल के आता है, कौन सा फार्मूला निकल के आता है, ये वाला, ठीक है। तो P2 बराबर P1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ओके, तो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और इस पे हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास से ही क्या कहता है हम इस पे एग्जांपल डिस्कस करेंगे, ठीक है, ओके। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, ठीक है, एंड